अहंकारी लोग जो सत्ता में बैठे हैं इसको चाहते हैं कि बेलगाम सत्ता के साथ देश को चलाएं, जो लोकतंत्र में कहीं भी संभव नहीं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपोजिशन बोलना चाहता है और सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है। किस हिंदुत्व में लिखा है कि शंकराचार्य को अपमानित किया जाए और बटुकों को चुट्टी पकड़कर पुलिस से घसीटवाया जाए? ये बिना कुर्सी के रह नहीं सकते। इसलिए ये धर्म को बेचते हैं, भगवान को बेचते हैं। इनका पॉलिटिकल डीएनए अंग्रेजों से आया है, क्योंकि वही लोग थे जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से आपने बाहर कर दिया, तो अनाज किसको? अंबानी अदानी के रिश्तेदारों को भेज रहे हैं आप। एक दिन में 13 मर्डर। कहीं योगी का फोटो किसी चैनल पर दिखता है? समाजवादी सरकार में छोटी सी घटना हो जाती थी तो मुख्यमंत्री जी का फोटो लगाकर गुंडा राज, जंगल राज। है किसी मीडिया वाले की हिम्मत कि लिख दे जोगी का जंगल राज? बाबा के पास अगर कोई प्रोजेक्ट लेकर जाओ तो एक तो समझ में नहीं आता है, वो बड़ी मुश्किल से अगर समझा दिया, तेज काम करने लगो तो सोचता है कि ये किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का करीबी है, वो सबको परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। अखिलेश यादव जी को मैं देश का सबसे बड़ा विजनरी नेता मानता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अखिलेश यादव के बेहद ही करीबी और समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आम जनता की समस्याओं को, स्थानीय मुद्दों को बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है अनकोट मीडिया। सर, एसआईआर से शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है और ममता बनर्जी काफी ज्यादा आक्रोश में है, गुस्से में है, इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, इसको आप कैसे देखते हैं? जब चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी है चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराना, वो सरकार धृतराष्ट्र दुर्योधन की भूमिका में आ जाए और लोकतंत्र का लगातार चीरहरण होता रहे। अब तो चोरी भी नहीं, डकैती हो रही है, डिजिटल डकैती हो रही है। आजकल फॉर्म 7 हमारे यहाँ भरा जा रहा है। आप देख रहे होंगे वो वीडियो और वो फ़ोटो तस्वीरें वायरल हो रही है कि लखनऊ से एक एजेंसी द्वारा टाइप किया हुआ आपके किसी गांव में किसी नाम के साथ पहुंच जाता है, वो बीएलओ को डालकर एक एक नाम से 100 आपत्तियां दाखिल करा के कटवाया जा रहा है। लगातार नोटिस में आने के बावजूद चुनाव आयोग खामोश है, जवाब नहीं देता। हमारे यहाँ एसआईआर शुरू होने से पहले हमारे यहाँ सदर विधानसभा में एक सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिया गया, जिसको बाद में कोर्ट ने स्टे कर दिया। वहाँ 1 महीने के अंदर 15,000 वोट को डिलीट कर दिया गया और उसमें रीजन दिखाया गया कि आपत्ति की गई है नागरिकता के आधार पर। बहुत सारे वोटों में, 15,000 में नहीं, कुछ को कहीं शिफ्ट दिखाया गया, कुछ को जानबूझ से काट दिया गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें ऐसा था कि आपत्ति करने वाला जिसके खिलाफ आपत्ति किया गया, दोनों एक ही नाम है। जैसे कि राजीव राय ने आपत्ति किया कि राजीव राय का नाम काट दिया जाए, रीजन देना पड़ता है तो उसमें लिखा कि ये नागरिक नहीं है। तो जो नागरिक नहीं वो आपत्ति कैसे कर रहा है? और उसको मैंने अपने ज़िले के अधिकारियों के संज्ञान में लाया, डीएम के संज्ञान में लाया, लखनऊ में चुनाव आयुक्त को भेजा, दिल्ली में यहाँ 5वां मकान है चुनाव आयोग का, यहाँ लिख कर भेजा, रिप्लाई तक नहीं। आज आकर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्लियामेंट में मीडिया के साथियों के साथ कहा, तब मुझे एक लेटर आता है कि आप अमुक दिन लखनऊ आइए, जिस दिन हाउस चल रहा था। मैंने पार्लियामेंट में उन कागज़ को लहराकर जोर से बोला कि शायद अंतरात्मा जागे, कुछ शर्म आए, न तो सरकार को शर्म आई, न चुनाव आयोग को, न तो सरकार ने अपने रिप्लाई में उसका कोई जवाब दिया, और न ही तो चुनाव आयोग ने। अब इससे बड़ा नंगा नाच आप क्या देख सकते हैं? तो जो लोग डरे हुए हैं, जिनको अपना भेद खुलने का डर है, अगर लोकतंत्र को की हत्या करके और वोटों की डकैती करके सत्ता में रहना चाहेंगे तो कम से कम हमारे जैसे विपक्षी दल तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। उसकी लड़ाई बूथ से लेके जिले तक और सड़क से लेके सदन तक होगी। ममता बनर्जी भी तो यही लड़ाई लड़ रही है। बिल्कुल यही हमारी सबकी जिम्मेदारी। हम तो मीडिया के साथियों से भी अपील करते हैं कि अगर आप गर्व महसूस करते हैं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं तो देश आपकी तरफ भी देख रहा है, और जो तटस्थ रहेगा उसका भी अपराध लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई सत्ता हमेशा रहती है। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। बड़ी उम्मीद है देश को आप लोगों से। इन जनरल बोला, मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूँ। और अगर उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे तो फिर इतिहास भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। जी, ममता बनर्जी का जिक्र कर रहे थे, इसलिए मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर
विधानसभा चुनाव में वहाँ पे ममता बनर्जी की तरफ से अखिलेश यादव को बुलाया जाता है, आपके पार्टी की तरफ से किसी भी लीडर को अगर बुलाया जाता है चुनाव प्रचार के लिए, तो क्या वो जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे, हम उनके हर लड़ाई में उनके साथ हैं। जी सर, यूजीसी का मुद्दा जो है वो बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था बीच में, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। कुछ लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, इसको लेकर आपकी राय क्या है? हमारी राय, जो हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है, दोषी छूटे ना और अन्याय किसी के साथ हो ना। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समाज के सभी वर्गों में भरोसा, विश्वास, एक दूसरे के प्रति सम्मान बना रहे, कोई ठगा हुआ महसूस न करे और किसी के साथ अन्याय हो तो दोषी छूट न पाए। लेकिन ये सरकार तो हर चीज़ को सबको ठगने की जो आदत पड़ गई है और उसको फिर इस तरह से दुष्प्रचारित करने की आदत पड़ गई है। जैसे उदाहरण दे दूं, जब ये रिपोर्ट बना तो मैं स्वयं उस कमेटी का सदस्य हूँ। पहले तो रिपोर्ट को टिंकरिंग कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दिया गया, जिसको आदरणीय दिग्विजय सिंह ने बाद में संज्ञान लाया। और मैं 8 से 14 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था, लेकिन उसको IT सेल द्वारा ऐसे प्रचारित किया जाने लगा कि वो रिपोर्ट ही राजीव राय ने तारीफ बनाई है, क्योंकि मैं पोजीशन का था। तो हर चीज़ का क्रेडिट लेना, दूसरे को ब्लेम करना, इन लोगों से सीखा जाए। अन्याय जिसके साथ होता रहा है उसके साथ अन्याय ना हो, और न्याय करने के चक्र में, प्रक्रिया में किसी निर्दोष को सजा न हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया या सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के मन में कुछ ऐसी बात आई होगी जिसको सरकार की नीयत के बारे में पता चलता है। सरकार एक साथ दोनों वर्गों को ठगना चाहती थी, वैमनस्य पैदा करना चाहती थी। ये सरकार एक्सपोज होने लगी तो जाकर अपने वकीलों के माध्यम से, मैं न्यायपालिका पर सवाल तो नहीं उठाऊंगा, इसको रोक लगवाया गया और फिर सबको ठगा गया। सदन की कार्यवाही इस वक्त चल रही है, बार बार ये आरोप लगता है कि विपक्ष वालों को बोलने नहीं दिया जाता, माइक को बंद कर दिया जाता है, क्या ये सच है? आप देख ही रहे हैं, आप लोग तो आप देख ही रहे हैं, 2 दिन से देख रहे हैं। अब एक राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, उस पर LOP बोलना चाहते थे, उन्होंने किसी बुक का कोट किया, तिलमिला गई कमजोर नस पर शायद हाथ रख दिया होगा सरकार, ऑब्जेक्शन किया तो बोला गया अथेंटिकेट करो, आप बुक पब्लिश नहीं बोल सकते। फिर उन्होंने एक मैगजीन को कोट किया, उसको भी नहीं बोल सकते थे। फिर आज लौट कर आए अथेंटिकेट करके उस प्रकरण को चीन और भारत के कॉन्फ्लिक्ट में हमारे रक्षा के लिए जो सेनाएं हैं तैनात हैं, जो हमारे बहादुर जवान, उनके साथ क्या हुआ उस बात को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस पार्लियामेंट में हमारे श्रद्धेय नेताजी ने 9 बार, हर बार खड़ा होकर वो बोलते थे कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, बार बार सवाल उठाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं बोला उनसे कि मत बोलो। इस सरकार की कौन सी ऐसी कमजोर नस है कि जो दबी हुई है, कौन सा ऐसा इन्होंने कैराना हरकत की है जिसको नहीं चाहते कि बाहर आए। और मान लीजिए अगर LOP या कोई विपक्ष के नेता कुछ बोलता भी है तो सरकार के पास सदन में हमेशा वो अधिकार रहता है कि उसका जवाब दे। आप उसका खंडन करते, उनको झूठा साबित करते, बोलने तो देते। आप इतने देश की रक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय पर बोलने नहीं देते हैं। ये आपको दिखाता है कि देश की सुरक्षा भी खतरे में है और आपको अपने लोकतंत्र पर, अपने सदन पर, अपनी परंपराओं पर भरोसा भी नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष तो ये आरोप लगाता है कि विपक्ष वाले काम ही नहीं करने देते, बार बार हंगामा मतलब वो चाहते हैं कि चिड़हर करते रहे, चाहते रहे कि देश में जो कहे करते रहे और विपक्ष सदन में ताली बजाने के लिए आया है। ये विपक्ष का तो काम नहीं है। अगर विपक्ष अगर मजबूत नहीं रहेगा, विपक्ष आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर सत्ता बेलगाम हो जाएगी। और ये अहंकारी लोग जो सत्ता में बैठे हैं इसको चाहते हैं कि बेलगाम सत्ता के साथ देश को चलाएं, जो लोकतंत्र में कहीं भी संभव नहीं है। तो इसलिए विपक्ष का हंगामा करना बनता है। हंगामा क्या, हमको बोलने दे, हंगामा थोड़ा करना चाहते हैं। हंगामा तो उधर से होता है, जो ही कोई खड़ा होना होता है। आप देखिए, अभी वीडियो फुटेज उठाकर देख लीजिए, अपोजिशन खड़ा होगा बोलने के लिए, एक लाइन बोलेंगे, वहाँ सत्ता पक्ष से हंगामा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपोजिशन बोलना चाहता है और सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का जिक्र करेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से बवाल मचा उनके मामले पर, शंकराचार्य होने का उन्होंने कहा कि मेरे से सबूत मांगा जा रहा है। CM योगी को लेकर भी वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। इस पर क्या राय है आपकी? अभी मुक्तेश्वरानंद, आप गोरखनाथ मंदिर का
एक पुराना ट्वीट देखेंगी तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी जब गए थे गोरख धाम मंदिर में, तो बहुत महिमा मंडन के साथ उसको सोशल मीडिया पर गोरखनाथ मंदिर की तरफ से जिसके मठाधीश माननीय योगी जी हैं, भगवान शंकराचार्य लिखा गया था। उस शंकराचार्य को उन अधिकारियों से अपमानित कराकर जब उन्होंने विरोध किया तो उनसे सर्टिफिकेट मांगे जाने लगा। ये अहंकारी लोग सत्ता में बैठे हैं, ये सबसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, सिर्फ अपना सर्टिफिकेट ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं देंगे। और फिर जब उलझ गए तो अधिकारियों से बोल रहे हैं कि जाकर माफ़ी मांग लो। ये अंतिम सांसें ले रही तड़कती भड़कती सिसकती चीखती सरकार, आप देख रहे हैं क्या हुआ। विधायक मंत्री को घेराव कर रहा है, अधिकारी शंकराचार्य को पीट रहे हैं, पंडितों को मार रहे हैं, बेटियां अत्याचार झेल रही है और एफआईआर नहीं हो रहा है। तो जैसे चिराग बुझते समय फड़फड़ाता तेज है, भड़कता तेज है, वैसे सरकार की हालत इस समय है। ये अंतिम सांसें गिन रही सरकार जाते जाते अपने अहंकार को समझने के बाद अत्याचार को बढ़ाया जा रही है, जिसका जवाब लोकतंत्र भी जनता दे देगी। बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर की बात करें तो बहुत ज़्यादा चर्चा होती है यूपी में इसको लेकर, विपक्ष लगातार सवाल भी उठाता है, ऐसा क्यों है? कल हाई कोर्ट ने विपक्ष की बात, कल तो हाई कोर्ट ने भी कमेंट किया है कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए इस तरह का किया जा रहा है, हाफ एनकाउंटर किया जा रहा है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जनता आने वाले चुनाव में बुल का और बुलडोजर का दोनों का जवाब दे देगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर क्या कहा? ये दिखाता है कि लोगों के पास न्यायपालिकाओं के लिए भी कोई सम्मान नहीं है। आगामी अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, यूपी की बात करें, तो आपकी पार्टी की यानी समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी? एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर जनता की लड़ाई को कंधे से कंधे से मिलाकर लड़कर इस अहंकारी और भ्रष्टाचारी सरकार का पतन करेंगे, इनसे निजात दिलाएंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास के पहिए को 17 में छोड़ा था, उसको आगे बढ़ाएंगे। जब मैं कहता हूँ विकास के पहिए, तो दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। यू वुड सी 2.5 साल में मेट्रो चला दी, आज भी वहीं का वही है। एक IT सिटी खोले, IT सिटी तो आगे बढ़ाया नहीं, आसपास की ज़मीनों को बेच दिया इन्होंने। जो जो बनाया उसको बेचने, चाहे JPNIC हो, चाहे शॉपिंग मॉल हो, चाहे इकाना हो, हर चीज़ को बेचने का काम किया है। तो बेचने के लिए थोड़े सरकार लाती है जनता। बीजेपी पर हमेशा ये आरोप लगता है, विपक्ष वाले लगाते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। इस पर क्या बोलेंगे आप? ये अहंकार में फर्जी हिंदुत्व की राजनीति करती है। किस हिंदुत्व में लिखा है कि शंकराचार्य को अपमानित किया जाए और बटुकों को चोटी पकड़कर पुलिस से घसीटवाया जाए? ये हिंदुत्व की रक्षा करने वाले हैं। ये हिंदुत्व को या धर्म को आगे कर अपनी सत्ता लोलुपता को एंजॉय करना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये बिना कुर्सी के रह नहीं सकते, इसलिए ये धर्म को बेचते हैं, भगवान को बेचते हैं, जात से जात को लड़ाते हैं, मजहब से मजहब को लड़ाते हैं, अगड़े से पिछड़े को लड़ाते हैं, पड़ोसी से पड़ोसी को लड़ाते हैं, गांव से ज़िले को लड़ाते हैं। ये हमेशा कहता आया हूँ कि इनका पॉलिटिकल DNA अंग्रेज़ों से आया है, क्योंकि वही लोग थे जो अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। और अंग्रेज़ों की वो नीति थी कि फूट डालो राज करो। तो आज भी उसी नीति पर चलते हुए हर समाज के हर वर्ग में फूट डालकर राज करना चाहते हैं। जिस तरह से अंग्रेज़ों को जाना पड़ा, इनको भी जाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की नीति क्या है? समाजवादी सबका सम्मान, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी साझेदारी, न कोई बड़ा न कोई छोटा। तो भाजपा भी तो यही कहती है ना, सबका साथ सबका विकास। तो कहाँ कर रही है? कितने लोग सदन में हैं? सदन में कितने लोग हैं? एक बड़े हिस्से का माइनॉरिटी का कितने मंत्री हैं? नाम बता दीजिए दो। एक सांसद बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में एक MLA बता दीजिए। यही है, नारों में है, हकीकत में कहीं दिख रहा है? वो असम का मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है? वो चुनाव आयोग खामोश है, मियाँ भाई लोगों का एक एक वोट कम कर दो। ये है, उसको तो जेल में रहना चाहिए, और चुनाव आयोग ने नोटिस तक नहीं दिया। ये भाषा होती है? प्रधानमंत्री जी कपड़ों से पहचान लेते हैं, ये सबका साथ होता है? उनके कपड़े तो इतने बदलते रहते हैं, हर ओकेजन पर उनके कपड़े बदल, उनको कैसे पहचान ले देश? जी प्रधानमंत्री जी के कपड़ों को आप गूगल कर दीजिए, उनको कैसे पहचाने फिर?
हाँ, प्रधानमंत्री तो जहाँ जाते हैं वहाँ के कपड़े वेशभूषा में हैं, रंग ये जाते हैं। कपड़ों से लोग पहचान लेते हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं। ये देखिए, देश का विकास तभी होगा जब सारे लोग शांति से सद्भाव से रहे। न्यूटन का नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया। तो आप किसी को मजबूर करेंगे क्रिया, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्र सर्वोपरि है, बट डोंट पुश समबडी टू द वॉल दैट ही हैज टू रिटेलिएट एंड अल्टीमेटली हु विल सफर, कंट्री विल सफर। सिंपल सी बात है। राष्ट्र सर्वोपरि के भाव से अगर रहोगे, नारों में नहीं, हकीकत में, जुमलों में नहीं, जमीन पर, तो इस तरह की भावनाएं आपके मन में नहीं आएगी। जी, बीजेपी और सपा के बीच यूपी में कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को लेकर अक्सर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। आप मऊ और घोसी क्षेत्र में स्थिति कैसे देखते हैं? वहाँ पे भी किसी तरह की दिक्कत होती है आप क्या? गूगल उठा के देख लीजिए, हर रोज हत्या, बलात्कार, डकैती। यह और बात है कि आंकड़ों के हेर फेर में मैं आज मौका नहीं दिया, नहीं तो इनको पूछने वाला था कि आप लोग भी सुनते हैं कि हर भाषण में इनके नेताओं को हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। एक उदाहरण दे रहा हूँ, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। आज कितने सालों से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो अगर 25, मैं पार्लियामेंट में भी बोला था, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से आपने बाहर कर दिया, तो अनाज किसको, अंबानी अदानी के रिश्तेदारों को भेज रहे हैं आप? वो संख्या तो कम होनी चाहिए ना। 80 करोड़ 89,99,999 तो होनी चाहिए, तो कम नहीं, तो दोनों में से कौन सा सच है? तो ये एक आंकड़ों का एक छोटा सा वो है। आप सुनेंगे इनमें हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। हमसे अच्छी पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे तो आज भी में 142वें स्थान पर है। तो अर्थव्यवस्था किसके लिए? चंद घरानों के लिए, किसके लिए? तो जिस तरह से आंकड़ों में खेलते हैं, जुमलों से बेवकूफ़ बनाते हैं, उसी तरह लॉ एंड ऑर्डर पर मीडिया के एक बड़े वर्ग के सहारे ये आंकड़ों से खेल रहे हैं। एक एक दिन में 13 मर्डर होते हैं। आप गूगल कर लीजिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। एक दिन में 13 मर्डर। कहीं योगी का फोटो किसी चैनल पर दिखता है? समाजवादी सरकार में छोटी सी घटना हो जाती थी तो मुख्यमंत्री जी का फोटो लगाकर गुंडा राज, जंगल राज। है किसी मीडिया वाले की हिम्मत कि लिख दे योगी का जंगल राज? और रामराज होता है, 13 मर्डर हो जाता है, सामूहिक बलात्कार होता है, हाथरस से लेकर बुलंदशहर मेरठ तक की घटनाएं होती है, और रामराज होता है। और मीडिया कहते हैं रामराज चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत कंट्रोल है। आज ये मीडिया सच दिखाना शुरू करे, इनका असली चेहरा बाहर आ जाएगा। आपके लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे। आपको क्या लग रहा है, आपका जो लोकसभा क्षेत्र है घोसी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की है, महसूस कब होती है? जब आप जाते हैं वहाँ पे किस तरह की शिकायतें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं? सबसे ज़्यादा जो कमी है, बार बार मैं सरकार से आवाज़ उठा रहा हूँ, हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं। अच्छा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की तरह नहीं है। कोई उद्योग धंधे नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कोई उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है। आसपास के सारे जिलों में यूनिवर्सिटी दे दिया गया है। हर बार सवाल उठाता हूँ, यहाँ तक कि रेल का जो आसपास के जिलों में है, अभी तो कमर्शियली अपग्रेड हो गया। लगातार चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ, कुछ सरकार सुन नहीं रही। जानते क्यों? क्योंकि कभी जीत नहीं पाते हैं वहाँ, और जनता इनको बदल देगी। उनको वो सरकार चाहिए जो काम करे। अभी भी जो काम हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में, वो चाहे मैं 4 लेन बनवाया हूँ उसमें, चाहे अंडरग्राउंड केबलिंग करवाया, चाहे महिला अस्पताल बनवाया, जब हमारी सरकार थी तभी का है। यूपी में जो मेन लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच देखने को मिलती है। कांग्रेस का रोल क्या है? कांग्रेस कहाँ लुप्त होती जा रही है? अब इसका जवाब तो कांग्रेस के लोग देंगे। कांग्रेस के किसी साथी से पूछिए, उनसे वो जवाब देंगे। हम तो ये जानते हैं कि हम समाजवादी पार्टी संघर्षों में यकीन रखने वाले हैं, जनता की लड़ाई लड़ने वाले हैं, और हम हर बूथ पर अपने स्थिति को मजबूत किए हुए हैं। आप अखिलेश यादव के बेहद ही करीबी बताए जाते हैं। आपको अपने नेता में सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का करीबी है। वो सबको परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। मैं अपने मुंह से कहूँ तो अलग होगा। एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी ने मुझसे कहा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी ने कहा कि बाबा, मैं बाबा मतलब जानते हैं किसको बोला जाता है, और अखिलेश जी में सबसे बड़ा फ़र्क मैंने ये अपने IAS की नौकरी में देखा कि हमें लगता था कि कोई प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा रहेगा, और बना के ले जाते थे तो मुख्यमंत्री सुनते भी थे और तारीफ भी होते थे, और फिर वो चाहते थे कि जल्दी से हम करके इम्प्लीमेंट कर दें। इसीलिए हमने IT सिटी बना दिया, लैपटॉप बांट दिया, 4 लेन बना दिया, एक्सप्रेसवे बना दिया, मेट्रो चलवा दिया। बाबा के पास
अगर कोई प्रोजेक्ट लेकर जाओ तो एक तो समझ में नहीं आता है, वो बड़ी मुश्किल से अगर समझा दिया, तेज काम करने लगो तो सोचता है कि किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है। निगेटिविटी से भरे हुए लोग। अखिलेश यादव जी को मैं देश का सबसे बड़ा विजनरी नेता मानता हूँ। देखिए, शायद आपको पता है कि नहीं है, हम लोग एक विजन इंडिया कॉन्सेप्ट कॉन्क्लेव कर रहे हैं। उसकी शुरुआत हमने बेंगलोर से की। वहाँ हमने एक स्टार्टअप पर समिट किया। स्टार्टअप पर इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर्स, स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग, नौजवान बच्चे से लेकर वो मेंटर, बैंकर, सबको बुलाकर वो किया, जिसमें जिसको सवाल जवाब करना हो कर ले। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोले और हम उस हर पॉइंट जो आता है नोट करते जाते हैं। उसके बाद हमने हैदराबाद में AI पर किया, फिर हम अभी भुवनेश्वर में हमने होलिस्टिक हेल्थ पर किया। ये दिखाता है कि हमारे नेता वक्त से आगे कितना सोचते हैं। उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, कभी उनकी बातों में नफरत की बू नहीं आएगी। इतना बड़ा हुआ था तभी एक लाइन में उनका स्टेटमेंट कि किसी का न्याय हो, किसी से ज़्यादा न्याय हो ना, दोषी छूटे ना। ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और जो लोग नफरत, नाम बदल देना, रंग बदल देना, उनसे कोई तुलना नहीं है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की बात करें तो दोनों के नेतृत्व में क्या फर्क नजर आया? नेताजी अपने जमाने के हिसाब से चलते थे, वो चलते थे। अखिलेश जी की खूबी है कि उन्होंने बदलते हुए टेक्नोलॉजी के साथ, बदलते हुए दौर के साथ एडॉप्ट करके, और चूंकि दुनिया भर का अनुभव है, अपने को बाकी नेताओं से बहुत आगे रखा। और मुझे पूरा यकीन है कि 27 में उत्तर प्रदेश की जनता मौका देंगी तो एक मॉडल स्टेट बनाकर छोड़ेंगे, जिससे बहुत सारे आने वाली सरकारें केवल फॉलो करने का प्रयास करती रहेगी। जाते जाते अगर किसी को कुछ मैसेज देना हो तो क्या दीजिएगा? मैं अपने उत्तर प्रदेश के लोगों से खास तौर से, उसे तो पूरे देश में लागू होता है कि चुनाव आने वाले हैं। चुनाव जब आते हैं तो दो तरह से सत्ता में बैठे लोग खेल करते हैं। एक, नफ़रत का बाजार खोलते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, आपसी वैमनस्यता करते हैं। और दूसरा, चुनाव से पहले आपके खाते में कुछ पैसा देकर आपको ठगने का काम करते हैं, जैसे बिहार में उन्होंने किया। 20 साल से उनकी सरकार है और गरीबी रेखा है, माने इतने गरीब है कि 10,000 रुपये में वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो आपका फैसला आपके हाथों में है। आपको आने वाला भविष्य चाहिए या चुनाव के समय चंद रुपये चाहिए। और अगर नफ़रत के आग में आप ये झोंकते हैं और आप फंस जाओगे तो आपके घर वाला, आपका घर, आपका परिवार को नुकसान होगा। सत्ता में बैठे लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आपसी सौहार्द बनाए रखो। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं, तो इस लोकतंत्र के साथ खड़े होकर लोकतंत्र का चीर हरण करने वाली सरकार को बेनकाब करके सत्ता से बाहर कर दो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू, प्लेजर। तो समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जो अलग अलग मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते नजर आए और एकदम से कट टू क्लियर, आप यूं कहे कि देश की जनता या यूपी की जनता को मैसेज दिया कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।